So, hello everyone. So let's start with Homer's Iliad. ठीक है, होमर्स की इलियाड के बारे में जो है हम लोग आज जो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि है क्या इलियाड, है क्या, क्या है इसके पीछे, क्या स्टोरी है. सो we'll understand the basic summaries and how we can learn this point wise. Let's learn that, okay? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ये जो है एक एपिक वॉर और होनर ऑनर के ऊपर है, जो पूरा जो स्टोरी है. सो लेट्स एनालाइज वन बाय वन, एक एक करके शुरू करते कि है क्या. तो इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द मेन थीम्स इन द एलियाड. जो एलियाड का जो मेन थीम है उसके बारे में, जो मोटिवेशंस है, जो सेंट्रल कैरेक्टर्स है उसके बारे में देखेंगे. ये जो पूरा जो स्टोरी है ना, वो ग्रीक गॉड्स के ऊपर है, ग्रीक स्टोरी है जो काफ़ी इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करती है, और ग्रीक बिलीव्स के बारे में. ओके, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इलियाड का इन्फ्लुएंस लिटरेचर पे कितना है, और कल्चरली जो है हिस्टोरिकल और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी इसकी बात करेंगे. ठीक है, तो अभी होमर कौन थे, क्या था इनका स्टोरी, इससे शुरू करते हैं. होमर जो थे बहुत ही एंशियंट ग्रीक पोएट थे, जिनको क्रेडिट किया गया है कि ये बताया गया है कि जो इलियाड है, द इलियाड जिसको बोलते हैं, इलियाड एंड द ओडिसी, ये दो ग्रेट एपिक पोएम हैं जो वेस्टर्न लिटरेचर में. एक है आपका द इलियाड एंड दूसरा है ओडिसी. तो ये दोनों जो पोएम है, ये आपके वेस्टर्न लिटरेचर का सबसे ग्रेटेस्ट एपिक पोएम माना जाता है, जो कि होमर द्वारा लिखित है. अब 8th सेंचुरी में बोलते हैं कि होमर जो है, होमर की आइडेंटिटी फाइंड की गई है, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना, उनकी लाइफ से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें जो है मिस्ट्री है, इसके बारे में हमें इतना पता नहीं है. अब कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जो ये भी बोलते हैं कि जो होमर है वो एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं है, मतलब एक पोएट नहीं थे, एक कवि नहीं थे वो, बल्कि वो एक ग्रुप ऑफ पोएट्स थे जिनका नाम होमर है. तो दिस इज अ डिबेट, वी डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट. अगर ग्रीक ग्रीक एपिक पोएम की बात करें, तो ग्रीक एपिक पोएम में होता क्या है, नॉर्मली ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम होते हैं जो हीरो के बारे में बताते हैं, उनके एडवेंचर के बारे में बताते हैं, कैरेक्टर के स्ट्रगल के बारे में बताते हैं, मिथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल सेटिंग के बारे में बताते हैं. ठीक है, तो ये एक फिक्शन के साथ प्रेजेंटेड है, जहाँ पर आपकी ग्रीक बिलीफ, हिस्ट्री, कल्चर, इन सब के बारे में जो है, जो कवि हैं, जो बार्ड्स हैं, वो ऑरली ट्रेडिशन में अपने पास करते हैं, राइटिंग में रिकॉर्ड करने से पहले. ओके, तो मैंने जैसे कि आपको बताया, दो फेमस ग्रीक एपिक हमारा द इलियाड एंड द ओडिसी है, जो कि हमें पता है कि होमर द्वारा लिखित है. ओके, लेट्स गो फर्दर. इलियाड और ओडिसी किस बारे में है ये समझते हैं. इलियाड हमें जैसे पता है कि एक एंशिएंट ग्रीक एपिक पोएम है, जो कि ट्रोजन वॉर करके एक वॉर था, उसके दौरान सेट किया गया है. अब ये किसके कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है, किसके फाइट को दिखा रहा है. अब दो जने हैं, एक है एक्लिस, एक है अगमेम्नन. ठीक है, अब इनके ऑनर, प्राइड और वॉर के बारे में है इलियाड, जो पूरा जो पोएम है. और ओडिसी किसके बारे में, ओडिसी के बारे में हम बस समझ लेते हैं कि है किस बारे में. अब ये दोनों ट्रोजन वॉर से रिलेटेड है. ठीक है, अब इलियाड जो है ट्रोजन वॉर के दौरान सेट किया गया है. जो ओडिसी है, वो हीरो है ओडिसियस करके, उनके 10 ईयर जर्नी के बारे में है. लेकिन ये कब के बारे में, ये ट्रोजन वॉर के बाद के बारे में. ठीक है, तो इट इज आफ्टर द ट्रोजन वॉर, द 10 ईयर जर्नी ऑफ ओडिसी, वो कैसे जो है उनका 10 ईयर जर्नी के बारे में. तो ये एडवेंचर, ओडिसियस को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा, ये सब चीज़ों के बारे में ओडिसी. तो आई होप यू गॉट अ ओवरव्यू ऑफ ओडिसी. इलियाड के बारे में तो हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ने ही वाले हैं. क्विक फैक्ट्स की बात करते हैं. इलियाड जो है आपका एक एपिक पोएम है, एक लॉन्ग नैरेटिव है, जिसमें मिथ है, हिस्ट्री है, कल्चरल वैल्यूज है, ऑरल ट्रेडिशन है. ओके, इसको पहले ऑरली जो है बताया गया था. एपिक्स जो थे, ग्रीक का एपिक्स ऑरल ट्रेडिशन के द्वारा ही आया है, कवि के द्वारा रिसाइट किया गया है, और जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया गया है एक रिटर्न फॉर्म में आने से पहले. तो अगर ग्रीक वैल्यू के बारे में बात करें, तो ये ग्रीक बिलीव्स, वैल्यूज, ऑनर, वॉर, डिवाइन इन्फ्लुएंस, इन सब थीम के बारे में जो है डिस्कस करता है.
आगे देखते हैं इसका सेटिंग क्या है, हिस्टोरिकल बेसिस क्या है। जो सेटिंग है वो एक ट्रोजन वॉर का सेटिंग है। एक मिथोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ग्रीक्स और सिटी ऑफ ट्रॉय के बीच में, ठीक है। हिस्टोरिकल बेसिस के बारे में बात करेंगे। अब हिस्टोरिकल बेसिस के बारे में अगर बात करें तो एक्चुअली इट इज नॉट क्लियर कि एक्चुअल में ट्रोजन वॉर हुआ था या नहीं, लेकिन जो इलियाड है वो रिप्रेजेंट करता है मिथ और हिस्टोरिकल इमेजिनेशन दोनों को। अब कॉज ऑफ वॉर क्या क्या कहा गया है कि क्या है ये वॉर जो है होने का कारण। मिथ के द्वारा ये बताया जाता है कि जो वॉर है वो पैरिस नामक एक व्यक्ति जो है वो हेलेन हेलेन को अबडक्ट कर लेते हैं उनको, जो कि ग्रीक किंग मेनेलिस की वाइफ है, ठीक है। उनको लेकर आ जाते हैं, तो तब से जो है ट्रोजन वॉर शुरू हुआ। लेकिन इस पोएम में जो है पूरा होल वॉर जो है फोकसेस ऑन द फाइनल वीक एंड की बैटल्स में। पूरा वॉर नहीं बता रहे, जो फाइनल वीक्स है उसके बारे में इलियाड में जो है फोकस किया गया। अब इलियाड के प्लॉट के बारे में समझते हैं। अब ये लोग जो इलियाड है एक कॉन्फ्लिक्ट होता है ग्रीक कैम्प में जहां पर वॉर चल रहा था। अब ट्रोजन वॉर के द्वारा जो है एक डिस्प्यूट होता है किस किस के बीच में। अकिलस है एक, जो कि ग्रीक का बहुत बड़ा वॉरियर है, और उसके साथ जो है दूसरे जो वॉरियर है या किंग है इनका नाम है अगमेम्नन, ठीक है। तो एक्लिस है, अगमेम्नन है। तो अगमेम्नन जो है ग्रीक किंग है, एक्लिस उनका सबसे ग्रेट वॉरियर है। अब अगमेम्नन ग्रीक किंग भी है, आर्मी लीडर भी है। अब होता क्या है पता है, अकिलस बहुत गुस्सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब ब्रेसिस करके एक कैप्टिव विमन होती है जो कि अकिलस को वॉर प्राइज से अवार्ड किया जाता है, एज अ वॉर प्राइज दिया जाता है। तो ऑफ कोर्स वो अकिलस की हुई, राइट, दैट इज व्हाट ही थिंक्स। अब ये अब जो अगमनन है वो क्या करता है, वो बोलता है कि ये जो ब्रेसिस है वो मेरी है, मैं इसको रखूंगा, ठीक है। अब जो है टेंशन हो जाता है, अकिलस को टेंशन हो जाता है अकिलस और अगमेम्नन के बीच के रिलेशन को, कि मेरा जीता हुआ जो प्राइस है ये अगमेम्नन ने कैसे रख लिया, जो कि ब्रिजेस थी, ठीक है। अकिलस बिल्कुल एंगर के साथ बहुत क्या बोलते हैं, गुस्से के साथ बोलता है कि मैं इस बैटल में नहीं लड़ूंगा और मैं ग्रीक्स के लिए नहीं लड़ूंगा। आगे क्या होता है, अब जब अकिलस चला जाता है और नहीं लड़ता ट्रोजन्स के लिए, इनके लिए, ग्रीक्स के लिए, तो अब क्या होता है, जो ट्रोजन्स है, ट्रोजन्स को कौन लीड कर रहा है, प्रिंस हेक्टर। प्रिंस हेक्टर आते हैं और वो किसको मारते हैं, अकिलस के सबसे क्लोज फ्रेंड पैट्रोक्लस को। पैट्रोक्लस जो है मारा जाता है, और वो कैसे, अकिलस का पूरा आर्मर आर्मर आप समझते हैं, पूरा उनका जो भी ड्रेस होता है जो वॉर फ्रंट पे हम लोग पहनते हैं, अकिलस का पूरा आर्मर पहन के आए होते हैं। अब उनके बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो जाती है पेट्रोकलस की, तो अकिलस जो होता है दोबारा वॉर में आ जाते हैं, और वो पक्का करते हैं कि पेट्रोकलस का जो डेथ है उसका पूरा जो रिवेंज है, एवेंज मैं करूंगा। अब एंडिंग में क्या होता है, अकिलस जो होता है फाइनली हेक्टर, जो कि प्रिंस हेक्टर होता है ट्रोजन की तरफ से, उनको एक सिंगल कॉम्बैट एक ही बार में हरा देते हैं। जो अकिलस के फादर है ना, किंग प्रियम, वो वहां पर आते हैं और अकिलस को बोलते हैं प्लीज हेक्टर की बॉडी मेरे को दे दीजिए। अकिलस को बहुत ही मतलब ग्रीफ, प्रियम की ग्रीफ जो है बहुत ज्यादा लगता है, उनके दुख से बहुत मूव हो जाते हैं वो। तो वो हेक्टर की बॉडी वापस कर देते हैं, और ये जो है एक्चुअली उनको ह्यूमैनिटी को भी दिखाती है। अब काफ़ी कैरेक्टर हैं यहाँ पर, गॉड्स, ठीक है? और ग्रीक में काफ़ी गॉड्स हैं जो एज़ कैरेक्टर्स आपको दिखते हैं यहाँ पे, लाइक जैसे कि ज़ेउस है, हीरा है, एथीना है, अपोलो है, ये सारे आपके गॉड्स हैं जो अलग-अलग साइड लेते हैं, किस-किस के साइड लेने वाले हैं, और काफ़ी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब है कि कैसे गॉड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे पूरे बैटल को इन्फ्लुएंस करता है। गॉड को एज कैरेक्टर्स भी दिखाया गया है। गॉड्स रिप्रेजेंट ह्यूमन क्वालिटीज बट ऑन अ ग्रैंड स्केल। जो भी ह्यूमन क्वालिटीज होता है उसको एज गॉड जो है माना गया है। ओके, तो हम ये देख लेते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस क्या है लिटरेचर पे। काफ़ी लिटरेचर जो है इसके बेसिस पे बना हुआ है। काफ़ी वेस्टर्न कल्चर, एक्चुअली वेस्टर्न लिटरेचर पूरा जो है इस पे काफ़ी आधारित है। कल्चरल इम्पैक्ट की बात करें, चाहे ऑनर हो, चाहे ब्रेवरी हो, या फिर ह्यूमन कंडीशन हो, वो कैसे रिलेवेंट है, मॉडर्न अडेप्टेशन और डिस्कशन इसके बारे में है। कनेक्शन दिखाता है
क्वेश्चन सिखाते हैं वॉर पे, ड्यूटी पे, कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे. Okay, so there are many questions which can be discussed here, like what drives Achilles' decisions. Okay, so let's think, because I've already explained that. What drives Achilles' decisions, and how do his choices reflect Greek values first? So, the second question is, how do the gods' interaction with human affect the storyline? So, go and read all these questions, try to find out the answer, so that go in depth and read the literature part in depth. Okay, third question, what ways does the Iliad reflect the tension between fate and free will? Fourth question, what role do women play in the male dominated world of the Iliad? Okay, so these are the questions which you can ask yourself. Go find out more about it. And thank you. So I hope you got an overview of what the Iliad is all about. Iliad जो है किस बारे में है, क्या है exactly, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका होगा इसके बारे में. So we'll also come with the MCQs about Iliad, the Homer. ओके, होमर की इलियाड के बारे में हम एमसीक्यूज भी करने वाले हैं. सो हैव अ ग्रेट डे.